हेलो एवरीवन, वेल उम्मीद करता हूं चैप्टर नंबर 6 चिपका दिया या नहीं चिपका दिया। चलिए ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ठीक है। ओटीज पहले तो क्वेश्चन पेपर देख के अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ऐसा नहीं कि पहले तो ही चालू है, ठीक है ना। करें शुरुआत? हाँ ओके चलो, तो चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से, पता पाल लिया अब कितने सही है और कितने गलत है, ठीक है, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। हाँ भैया पढ़ा था, आई रमेश आई आरएमएस बराबर आई जीरो बाई रूट टू। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√2 इंटू आई जीरो, क्योंकि आई जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आओ नहीं आओ ना। तो वो कह रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, तो बताओ भैया 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू। हाँ बढ़िया सुंदर आंसर है, 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू। आई जीरो तो पीक वैल्यू होती है ना। सो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज हायर देन द ईएमएफ ऑफ द सोर्स, देन इट विल बी। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस हायर जो होता है ईएमएफ ऑफ द सोर्स से, ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट्स में होता है। तो याद रखेंगे हम लोग इसे, इसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, राइट, एसी सर्किट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, इफ द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज डबल्ड, ओके, देन द ईएमएफ विल बिकम। ओके, ये आर्मेचर है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इज डबल्ड। क्लियर? आर्मेचर की घूमने की जो स्पीड है वो हमने डबल कर दी है ना। पहले तो आप बताओ, कोई चीज अगर घूमती है तो उसके अंदर कौन सी वेलोसिटी होगी? हाँ, घूमती है तब एंगुलर वेलोसिटी, राइट गाइस। और अपन ने बचपन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, E बराबर E0 sin ओमेगा t, याद है? या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर V0 sin ओमेगा t। पढ़े नहीं पढ़े? बोला भैया जनरेटर में इक्वेशन पढ़ी थी, V बराबर V0 sin ओमेगा t या E बराबर E0 sin ओमेगा t, कुछ भी लिख सकता हूं। और आपको पता होगा E0 बराबर होता था NAB ओमेगा, पता है कि ना पता हो? NAB ओमेगा। अब वो क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज डबल्ड, रेट ऑफ रोटेशन डबल कर दी जाए, यानी एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी जाए। तो एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी जाएगी तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल। ये डबल हो जाएगा तो ये भी तो डबल हो जाएगा, देन द ईएमएफ विल बिकम तो डबल, यानी कि 2 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं, और इजी करना है तो थोड़ा सा V इज इक्वल टू, ये तो जानते ही हो, V0 की जगह लिख दिया NAB ओमेगा इंटू साइन ओमेगा t। क्या बोल रहा है, इसको डबल कर दूं तो ये क्या होगा, इसको दुगना कर दूं तो क्या होगा? तो ये दुगना हो जाएगा, और क्या है? नहीं, यही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, the phase difference between the potential and current flowing in a pure capacitive circuit will be। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हेलो भैया, जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। याद करो वो दिन, उससे निपटा देंगे। ये LIC पढ़ाई आपको इसलिए थी जिससे आप झट से इस चीज को कर पाए, ऐसा बनाया था। आपको याद आ रहा है? बोलो भैया, ये शॉर्टकट है, इससे हमारे ओटी फटाफट निपट जाते हैं। हमने पढ़ा। अब वो क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट। करंट और वोल्टेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। कौन से सर्किट के लिए? तो कह रहा है फ्लोइंग इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो यही तो कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो मुझे केवल कैपेसिटर से लेना देना है, आर से कोई लेना देना नहीं है, एल से कोई लेना देना नहीं है। तो इनके तो काम हो गए खत्म। अब आप ही देख लो भैया, करंट ये रहा और वोल्टेज ये रहा, कितने डिग्री का एंगल हो गया? हाँ 90 डिग्री। I/2 लिख दो अथवा 90 डिग्री लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो यहां पर करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, किससे? वोल्टेज से। कितना? 90 डिग्री। या वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कितना? 90 डिग्री। यहां पर क्या बोल रहा है?
द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पूछ रहा है, फ्लोइंग इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में मुझे समझ में आ गया, इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, करंट इज लीडिंग फ्रॉम द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाय 2, या वोल्टेज इज लैगिंग फ्रॉम द करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। कह रहा है नो फेज डिफरेंस, तो ये तो गलत हो गया। करंट लैगिंग बिहाइंड द पोटेंशियल, करंट पीछे है, करंट पीछे कह रहा है पोटेंशियल से, जबकि मुझे दिख रहा है यहां वोल्टेज पीछे है करंट से, राइट। तो ये भी रॉन्ग हो गया। करंट लीडिंग अहेड द पोटेंशियल, करंट लीडिंग अहेड पोटेंशियल, पोटेंशियल से आगे चल रहा है करंट, हाँ भैया पोटेंशियल से आगे चल रहा है करंट, यही हो जाएगा। करंट लीडिंग अहेड द पोटेंशियल बाय पाई बाय 2, पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। दिस इज योर राइट आंसर। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को। वैसे आप लोग डायरेक्ट LIC से लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो किसी को ये अगर जैसे LIC नहीं पता, मान के चलो है ना, ये LIC अगर किसी को नहीं पता तो ऐसी सिचुएशन में फिर पता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर हमें याद करना पड़ेगा PR प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो अगर आपको याद होगा तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जितने भी सर्किट मैंने पढ़ाए थे हर जगह वोल्टेज का इक्वेशन तो आपने ये माना था V बराबर V0 sin ओमेगा t, फिर आप करंट का इक्वेशन निकालते थे I बराबर dQ/dt, फिर Q की जगह CV रखते थे, फिर V बराबर V0 sin ओमेगा t रख के जब आप उसे सॉल्व करते थे तो आपका जो करंट का इक्वेशन आता था ना, वो वहां पर करंट का इक्वेशन आया था I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस 90। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखने से मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल आ गया है, राइट। समझ पा रहे? तो इस वजह से हमने ये लगाया, लेकिन LIC से हमने झट से ही देख के बता दिया। तो हमारे LIC बहुत हेल्प करती है फेज एंगल वगैरह बताने में, है ना, तो अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, द फेज डिफरेंस the resistance of 10 millihenry inductor in an AC circuit is 10 ohm। ठीक है, 10 ohm दे रहा है। वो क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा, 10 मिली हेनरी का इंडक्टर दे रहा है। इंडक्टेंस कितना दे रहा है, 10 मिली हेनरी का। तो भैया हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस L से डिनोट करते हैं, कितना इंडक्टेंस है, 10 मिली हेनरी। मिली कितना होता है, 10 की पावर -3, राइट। तो वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी इंडक्टर इन एन AC सर्किट इज 10 ओम। तो वो कह रहा है 10 मिली हेनरी का जो इंडक्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। भैया इंडक्टेंस सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस बोलते थे। तो वो 10 ओम जो हमें दे रहा है वो काय की वैल्यू दे रहा है, XL की वैल्यू दे रहा है। तो कह रहा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट विल बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पट्टा जानना चाहता है, यानी हमसे ओमेगा जानना चाहता है नहीं जानना चाहता है। तो बचपन में हम तो पढ़ गए थे भैया XL बराबर ओमेगा L, पढ़े थे। ओमेगा निकालना है तो L को नीचे ले आओ, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, XL/L। तो ये मैंने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू XL/L। XL की वैल्यू हमको दी है 10, L की वैल्यू हमको ये आ गई 10 इंटू 10 की पावर -3। 10 से 10 हलवा जाए, 10 की पावर -3 ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर +3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, बोलो भैया 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ये सर नो। तो फाइनली कितना आ गया ये 1000। क्लियर? तो राइट आंसर वुड बी दिस इज 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, the device which convert the mechanical energy into electrical energy is okay। हाँ भैया जनरेटर चालू कर, पढ़ा है ना, है? घर में जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप वो जाते हो जनरेटर में, जैसे घुमाते हो। कौन घुमाते हो, आप घुमाते हो। आप कौन मैकेनिक, यानी मैकेनिकल एनर्जी। बोलो भैया मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद जनरेटर चालू हो जाता है और सब जगह भक्काट हो या तो लाइट जल जाती है, राइट। तो जब आपने घुमाया तो मैकेनिकल एनर्जी दी, जनरेटर में आपने मैकेनिकल एनर्जी दी, और उस मैकेनिकल एनर्जी की बदौलत सब जगह भक्काट होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। यानी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
जनरेटर का ही दूसरा नाम होता है डायनामो। डायनामो क्लियर? कहा? हाँ डायनामो। डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो भैया कह रहा है मुझसे द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भैया ये मोटर है, ये नहीं, डायनामो। क्लियर? दो तरीके के डायनामो होते हैं, एसी डायनामो भी होता है, डीसी डायनामो भी होता है। तो चूंकि यहाँ उसने एसी डायनामो दिया तो एसी डायनामो, राइट? सिंपल डायनामो भी लिखता तो भी चलता। क्लियर है? बाकी का स्टार्टर नहीं करता है और ट्रांसफार्मर भी ये काम नहीं करता है, ना डीसी मोटर ये काम करती है, राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज। अल्टरनेटिंग करंट, भैया अल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही तो होता है, आधे चक्कर में पॉजिटिव और आधे चक्कर में नेगेटिव। तो इसकी एक चक्कर में एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? 0। नहीं यही बात समझ? एक चक्कर में इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। यस सर नो? क्लियर? यही कारण है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता था ना तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है ना ही केमिकल इफेक्ट शो करता है, ये केवल और केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है। क्लियर? खैर जो भी है, तो फिलहाल उसने यहां पर पूछा था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज, आंसर इज 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है द यूनिट ऑफ अंडर रूट एलसी इज। द यूनिट ऑफ अंडर रूट एलसी इज। अंडर रूट एलसी की यूनिट पूछिए बट्ठन ने, क्या पूछिए? यूनिट आएगी अंडर रूट एलसी की। तो बतलाएं, बतला रहे। कितनी फिजिक्स पढ़वा तुमने, एक बार बताओ। अंडर रूट एलसी किसी जगह आया था क्या? याद करो। सोचो सोचो। हाँ पहुंच गए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। क्लियर? अब उसने हमसे अंडर रूट एलसी की यूनिट पूछी, तो अंडर रूट एलसी इधर ले आया, एफ इसकी जगह ले आया। तो ऐसे लिखूं अंडर रूट एलसी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ। क्लियर है? तो इसी की यूनिट चाहिए मुझे, तो ये तो एज इट इज रखा रहने दिया। अब 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट होता नहीं है, राइट? 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट ही है, तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है। एफ फ्रीक्वेंसी है और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। आप बताओ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है? हाँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है? हाँ बिल्कुल सही कहा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एफ की जगह क्या लिख सकता हूं? 1/t कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। तो अंडर रूट एलसी बराबर टी आ गया। टी यानी टाइम। टाइम है तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। नहीं समझ में ही नहीं आ रही हुई मैंने कछु। तो अंडर रूट एलसी की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। दिस इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है बच्चों, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर the number of turns in a primary coil in comparison to the secondary coil should be number of turn। वैसे तो मैंने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। स्टेप अप याद आ रहा है? याद आ रहा है? बोलो भैया। बाई चांस अगर आप में से, वैसे तो याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो वो यही पूछ रहा है इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कॉइल शुड बी। तो लेस, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न लेस है सेकेंडरी कॉइल से, तो आंसर वुड बी दिस। तो ऐसे कर लो। अब भूलने की तो अपने को बीमारी है, यस और नो? भूलना तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना? तो बाई चांस अगर कोई भूल जाता है और शायद थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें याद रहती हैं, तो वहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़ा था, और ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला होता है NS/NT, अगर याद हो तो आपको, ठीक है ना? वो ये भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। बाई चांस अगर एक जगह से भूल गए तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हमें मालूम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, राइट? और चूंकि ट्रांसफार्मर रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है और आर का फॉर्मूला होता है NS/NP, पढ़ा है हमने ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला, इज ग्रेटर देन 1। एनपी को इधर ले आऊंगा तो NS ग्रेटर देन NP। अब इस इक्वेशन पे फोकस करो। ये इक्वेशन हमसे चीख के कह रही है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, ग्रेटर है, किससे? प्राइमरी कॉइल से। यानी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे और सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। और कईयों तो ऐसे होंगे भाई साहब खतरनाक खग्गी
तेने जे ही नहीं मालूम होगी कि ये साइन का है को है कि लेस देन को है कि ग्रेटर देन को है। तो ऐसे लोग तो महान है, उनका अपन करें क्या, है ना। ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले पुराना पास्ट अतीत जो बहुत भयंकर है उसको थोड़ा साफ कर लें। सेम क्लियर है। आप जिसको ग्रेटर और स्मॉलर का साइन ही नहीं पता तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, fill in the blanks. Come on, the frequency of direct current is AC और DC में डिफरेंस भूल गए? हाँ, 0। अल्टरनेटिंग करंट की, AC की 100 50 इंडिया में, यूएसए में 100 है ना, याद है ना। खैर फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बोले तो डीसी करंट, है ना। डीसी को बड़ा चढ़ा के लिख दिया उसने, डायरेक्ट करंट, है ना। तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल लगाते, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल कौन से फिनोमेना में होते हैं? सेल्फ इंडक्शन में या म्यूचुअल इंडक्शन में? हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन में, राइट। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करंट फ्लोइंग थ्रू द चॉक कॉइल इज कॉल्ड। भैया चॉक कॉइल के अंदर हम लोग जो करंट फ्लो करते हैं वो कौन सा करंट होता है? वॉटलेस करंट। कौन सा करंट? वॉटलेस करंट। क्योंकि चॉक कॉइल में आपने पढ़ा था द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल, है ना। हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस हम कोशिश ये करते हैं, देखो भाई, एवरेज पावर इज इक्वल टू वी रमेश आई रमेश cos phi पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर cos phi की जगह मैंने लिख दिया R/Z। अब चूंकि चॉक कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है जिसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। द कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड चॉक कॉइल। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं। VRMS IRMS, राइट। अब यहाँ पर R हम बहुत कम लेते हैं, बहुत कम। आइडियल कंडीशन में कोई चीज कम से कम हम कितनी ले लेंगे? 0। और 0 ले लेंगे तो ये पूरी कथा हमारी 0 हो जाएगी, पूरी कथा हमारी 0 हो जाएगी, यानी एवरेज पावर 0 हो गई। पावर अगर 0 हो गई, पावर की यूनिट वाट होती है, तो वाट 0 हो गई, यानी उसमें बहने वाला करंट कैसा होगा? वॉटलेस करंट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू द चॉक कॉइल इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट क्यों बोला? क्योंकि चॉक कॉइल एक ऐसी कॉइल होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस वजह से उसमें एवरेज पावर नियरली 0 होती है ना। आइडियल कंडीशन में हम 0 बोल देते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज डेंजरस देन अ डायरेक्ट करंट ऑफ सेम पोटेंशियल। हेलो भैया, पहले तो ये बात बताओ यार, ये जो अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह होते हैं, सुना है मैंने इनसे करंट वोल्टेज नाप लेते हैं। क्यों है? नाप लेते नहीं नाप लेते यार। मैं वो बताओ, मैंने यार ये वो बताओ, मैंने एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया, ओ भाई साहब मैंने वोल्टेज नाप दिया, मैंने वोल्टेज नाप दिया। डीसी करंट भी नापा, डीसी और एसी दोनों नापे। कैसे नापे? वोल्ट मीटर से नापे। तो भाई साहब मैंने देखा डीसी करंट जो आ रहा था वो 5 एम्पियर आ रहा था और एसी करंट जो आ रहा था वो 5 एम्पियर आ रहा था। या अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, मन से मान लिया मैंने कुछ भी वोल्टेज, मैंने मान लिया ये भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है। कैसे नापा? मैंने वोल्ट मीटर से नापा भाई साहब। तो वोल्ट मीटर में जो डीसी था वो भी 220 वोल्ट पे था, एसी था वो भी 220 वोल्ट पे। तो एसी और डीसी दोनों सेम वोल्टेज में, तो कौन सी ज्यादा खतरनाक होती है? एट द सेम वोल्टेज विच इज डेंजरस? तो भैया एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ सेम वोल्टेज। अब ऐसा क्यों? तो उसके लिए पहले आप बताओ। अमीटर और वोल्ट मीटर हमें जो रीडिंग देती हैं वो हमेशा कौन सी? देखो भाई, डीसी करंट, पहले तो डीसी करंट हम लोग जानते हैं, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, उसे डीसी करंट बोलते हैं। तो डीसी करंट या डीसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वही होता है, सॉरी गलत हो गया, डायरेक्ट वोल्टेज है ना, ये डायरेक्ट ईएमएफ वो ईएमएफ होता है जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है। तो ये तो डायरेक्ट वोल्टेज है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होते हैं कि नहीं होते? अब चेंज होते हैं तो उसकी वैल्यू बार बार बदलती है। अब हमने तो भैया ये पढ़ा है कि वोल्टेज तो बहुत सारे होते हैं। वोल्टेज VRMS वोल्टेज भी होता है, V0 पीक वैल्यू वोल्टेज भी होता है, V एवरेज वैल्यू वोल्टेज भी होता है, ये सब वोल्टेज ही है।
अब हमने मान के चलो वोल्ट मीटर से एसी वोल्टेज नापा, 220 वोल्ट आया, तो ये कौन सा 220 वोल्ट है? एवरेज वोल्टेज है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, या वीआरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है? तो भैया मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, तो अमीटर और वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग्स हमें देते हैं दैट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू। वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, हमें ये अज्यूम आरएमएस वैल्यू करना है। तो ये कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर से नापे गए, तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है, यानी 220 वोल्ट कौन सी है? आरएमएस वैल्यू। पर मुझे मालूम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज मुझे मालूम है इस टाइप का होता है। अब ये तो आरएमएस वैल्यू, पर मुझे मालूम है ये वोल्टेज जो हुआ है मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाता है, और इस वोल्टेज को हम लोग पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो ये 220 वोल्ट की वैल्यू जो है, जो हमने वोल्टमीटर से नापी है, अब चूंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज बढ़ता घटता रहता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू V0 तक जाएगी। तो मैंने पढ़ा है VRMS बराबर होता है V0/√2। √2 को ले आऊंगा तो V0 बराबर कितना हो जाएगा? VRMS × √2। अब मैंने नापा कितना था? 220। तो 220 वाला वोल्टेज जो मैंने नापा वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 220 √2 तक जाएगा, पीक वैल्यू यहां तक जाएगा। इसीलिए बोलते हैं सेम वोल्टेज पे एसी जो होती है वो डीसी से ज्यादा खतरनाक होती है। और कितनी खतरनाक होती है? √2 टाइम्स खतरनाक होती है। समझ में आ रही है बात? तो वो यही कह रहा है एन अल्टरनेटिंग करंट इज डेंजरस देन अ डायरेक्ट करंट ऑफ सेम पोटेंशियल। तो क्यों है बात समझ में आ रही है? जब वोल्टेज डेंजरस है तो करंट भी डेंजरस है, √2 टाइम्स। यस और नो? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है, इलेक्ट्रोलिसिस इज इम्पॉसिबल बाय अल्टरनेटिंग करंट। हाँ भैया आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है। ये है आधे अल्टरनेटिंग करंट का आधा इफेक्ट पॉजिटिव, आधा इफेक्ट नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में 0 होती है। आधे चक्कर में पॉजिटिव, आधे में नेगेटिव, तो उसकी एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है। और इसी वजह से ना तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ना ही ये केमिकल इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? केमिकल इफेक्ट ही तो है। तो कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस इज इम्पॉसिबल बाय अल्टरनेटिंग करंट। तो या इट्स ट्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस अल्टरनेटिंग करंट से नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट करंट से कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट आर सेम। सॉरी, वो कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो सॉरी, सेम नहीं होते भैया, फर्क होता है। अल्टरनेटिंग करंट को नापने के लिए हम लोग, जैसे हमारे सिलेबस में जो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़े थे, तो उनसे आप ये चाहो कि अल्टरनेटिंग करंट नप जाए, तो नहीं नपेगा। क्योंकि हमने जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़े थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड थे, और अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता ही नहीं है। तो उन गैल्वेनोमीटर से अगर मैं ये चाहूं कि एसी करंट नप जाए, तो ऐसा नहीं नपेगा। चूंकि अल्टरनेटिंग करंट केवल हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट को नापने के लिए हमें अलग प्रकार के गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। हम वो गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होगा। और हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड गैल्वेनोमीटर जो होता है वो होता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। पढ़ा था आपने, याद करो, है ना? तो एक बार बताओ, डीसी करंट को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट यूजुअली जो होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, और एसी करंट को नापने वाले जो गैल्वेनोमीटर होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होंगे, क्योंकि एसी करंट केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है। नहीं बस, तो यहां पर उसके क्वेश्चन में ये है, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट आर सेम। तो भैया सेम तो नहीं है, अलग अलग होते हैं ना। समझ में आई बात? डीसी करंट को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हो तो तीनों पे बेस्ड हो सकते हैं, पर यूजुअली हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए केवल हमें वही इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जो कि हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो था, स्टेप अप करंट के केस में उल्टा होता था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट घटाता था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट बढ़ाता है। पढ़ा था हम लोगों ने, याद है कि नहीं है? याद है? भूल गया? मैं तो भूल गया, भूलने में तो एक्सपर्ट है, राइट? वैसे तो हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन में ये बात बताई थी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो वहां से हम इस आंसर को बना सकते हैं। वो कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो इंक्रीज करता है, राइट? पर भैया अपन तो भूल जाते हैं यार,
अपने को नहीं याद रहता, नहीं याद रहता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे गौर से देखिए, लेकिन ये निकालने वाला काम आप तभी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूलाज वगैरह कंठस्थ याद हो। और मैंने सुना है तुम्हें तो रेटेड रे ना रेटेड रे। चलो आप देखते हैं। तो कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए मुझे मालूम है ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ये तो समझ में आता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 1 होता है। पर ट्रांसफार्मर रेशियो के जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे, स्मॉल r बराबर होता है IP अपॉन IS, तो r की जगह यहां चिपकाऊंगा IP अपॉन IS लेस देन 1, इसे यहां ले आऊंगा तो IP लेस देन IS। अब ये इक्वेशन हमसे क्या कह रही है समझो, प्राइमरी कॉइल में करंट कम है सेकेंडरी कॉइल से। मैंने मान लिया प्राइमरी, इसको नंबर दे दूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। प्राइमरी कॉइल में कम करंट है सेकेंडरी कॉइल से। सेकेंडरी में मैंने मान लिया 10 एम्पियर है, कितना है 10 एम्पियर, तो इसमें कितना ले लूं 12 ले लूं, नहीं लूं, कम है इसलिए, ठीक है मान लेता हूं। सपोज करो मैंने 5 एम्पियर ले लिया, ठीक है 5 ले लिया। अब आप बताओ प्राइमरी में 5 एम्पियर है, सेकेंडरी में 10 एम्पियर है, तो आप बताओ ये कौन से ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन की बात कर रहा हूं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में करंट 5 एम्पियर है, सेकेंडरी कॉइल में करंट 10 एम्पियर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, करंट बढ़ा रहा है या घटा रहा है, हाँ बढ़ा रहा है, क्लियर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और यहां क्या कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस यानी डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो फॉल्स तो होगा ही होगा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने, a soft iron core is used in making a chalk coil। तो भैया चॉक कॉइल पढ़ी थी अपन ने, चॉक कॉइल में सॉफ्ट आयरन यूज करते थे, याद आ रहा है सीन। चॉक कॉइल लेते थे, कॉपर वायर वाइंड अप करते थे, याद आ रहा है सीन। तो या बिल्कुल उसमें सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ही तो हम लोग ये सब काम करते थे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन मेकिंग अ चॉक कॉइल। तो या इट्स ट्रू, पढ़ा है हमने चॉक कॉइल का कंस्ट्रक्शन पूरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारे सामने मैचिंग, जोड़ी मिलाई जोड़ी। हाँ भैया इंडक्टिव इंडक्टेंस को L से डिनोट करते थे, रिएक्टेंस को X से डिनोट करते थे यानी XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू XL, XL बराबर ओमेगा L, फिर ओमेगा की जगह 2πf रखते थे तो 2πf याद आ रहा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ क्या हो गया XL ओमेगा L, ये हो जाएगा इसका, ये सर लो, यानी पहले का हो गया हमारा C। ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज लेस देन यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज लेस देन 1 होगा यहाँ पर, राइट। ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज लेस देन 1 किसके लिए होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है, तो ये हो जाएगा आपका डी, स्टेप डाउन। स्टेप अप के लिए अभी यूज भी किया था अपने क्वेश्चन में, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रेशियो ग्रेटर देन 1, आर ग्रेटर देन 1 लिखते थे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो लेस देन 1 होता था, तो आर लेस देन 1 लिखते थे, राइट। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस करंट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। बताओ भैया कौन से करंट के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। यस, एसी करंट के लिए, है ना, क्योंकि एसी करंट केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो ये एसी करंट बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, ये हो गया हमारा, इसका ये हो गया ये आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर वॉटलेस करंट, वॉट यानी पावर की यूनिट वॉट, वॉटलेस यानी पावर नहीं है, नहीं। ये देख रहे हो, ये रमेश है, ये रमेश की चांद पे बाल है, क्लियर, ये बाल वाला रमेश है, और इसकी चांद बिल्कुल चिकनी है यानी रमेश इज टकला। दिस इज हेयरलेस रमेश। हेयरलेस यानी हेयर नहीं है, वाटलेस यानी वाट नहीं है, वाट नहीं है यानी पावर नहीं है, पावर या नहीं है यानी पावर 0 है। तो वो कह रहा है वॉटलेस करंट, तो वॉटलेस करंट के केस में क्या होगा, एवरेज पावर 0। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फॉर एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, F इज इक्वल टू 1/2π √LC। 2π को इधर ले आऊंगा तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC।
और 2πf को आप ओमेगा भी तो लिखते हो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फॉर LC सर्किट इज ये। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली होंगी। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 7 चमका देना। चमका पाओगे नहीं चमका पाओगे? चमका दोगे? तो यहां तक हमने 1 to 7 तक का पूरा काम खल्लास। क्लियर? पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चिपका दिया आपने। है बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। देखें पता बच जाएगी कैसा रिजल्ट आएगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे, पता पाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छे से मेहनत करना। जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।